गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज हम 4th क्लास हिंदी ग्रामर में आपका चैप्टर 2 पढ़ेंगे। सो ओपन योर हिंदी ग्रामर बुक, पेज नंबर 10। आपका चैप्टर 2 है ध्वनि और वर्ण विचार। दैनिक जीवन में हम अपने चारों ओर तरह तरह की आवाज़ें सुनते रहते हैं। लोहार जब लोहा पीटता है तब ठक ठक की आवाज़ सुनाई देती है और कुत्ता भौं भौं करके बोलता है। ठीक है, तो जहाँ हम रहते हैं वहाँ क्या होता है, हमें हमेशा कोई ना कोई आवाज़ सुनाई देती रहती है। कुछ ध्वनियों का कोई अर्थ नहीं होता, परंतु बोलते समय हमारे मुख से निकलने वाली ध्वनि का प्रायः एक निश्चित अर्थ होता है। रात, लोहा, कबूतर इत्यादि शब्दों को बोलते समय हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि कोई कोई आवाज़ें होती हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन कोई कोई हमारे मुंह से जो ध्वनि निकलती हैं उनका कोई ना कोई मतलब ज़रूर होता है। जैसे यहाँ पे रात, लोहा, कबूतर, ये जब हम इनका संधि विच्छेद करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, रा, अ, त, अ। यहाँ पे लोहा, यहाँ पे कबूतर। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, रात, लोहा, कबूतर। मुँह से निकलने वाली ध्वनि या आवाज़ को हम क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। इन ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। ध्वनि का प्रयोग केवल बोलने के लिए होता है, परंतु वर्णों का प्रयोग बोलने और लिखने दोनों के लिए होता है। वर्ण लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारे मुंह से जो ध्वनि निकलती है, जब हम उनको लिख देते हैं तो वो क्या कहलाने लगते हैं, वर्ण या अक्षर कहलाने लगते हैं, जिसको हम लिपि भी कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई होने के कारण वर्ण के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर या व्यंजन। ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होते हैं, स्वर और व्यंजन। इनके और अधिक छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते या उन्हें और अधिक छोटे रूप में नहीं लिखा जा सकता। पहले देखिए हम स्वर देखेंगे। जो वर्ण बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता से बोले जाते हैं वे स्वर कहलाते हैं। हिंदी में कुल 11 स्वर हैं। ठीक है, हिंदी में कितने स्वर हैं, 11 स्वर हैं, और ये बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। आ, ई, उ, ऋ, ए, ओ, औ। ठीक है, ये क्या है, स्वर हैं। अम और अह स्वर न होकर संयुक्त ध्वनियाँ हैं, इन्हें स्वर नहीं माना जाता। अम अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है, इसे वर्ण के ऊपर लगाया जाता है, जैसे बंदर, हंस, शंख आदि। अनुनासिक का उच्चारण नाक और गले दोनों से किया जाता है, इसे चंद्रबिंदु भी कहते हैं। इसे भी वर्ण के ऊपर लगाया जाता है, जैसे चांद, गांव, पाँच आदि। अह विसर्ग को वर्ण के आगे दो बिंदुओं के रूप में लगाया जाता है। इसका उच्चारण हा की तरह होता है, जैसे प्रातः, प्रायः, नमः आदि। हिंदी में अंग्रेजी के भी अनेक शब्दों का प्रयोग होता है, अतः अ का प्रयोग अवगत स्वर के रूप में होता है, जैसे डॉक्टर, नॉलेज, बॉल आदि। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। का से हा तक सभी वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। जैसे देखिए क, ख, ग, घ, ञ, च, छ, ज, झ, दोषिया, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, ह। तो हा तक क्या हो जाते हैं, हमारे व्यंजन हो जाते हैं। ये संख्या में कुल 33 होते हैं। ड और ढ अतिरिक्त व्यंजन हैं। स्वरों की मात्राएं, प्रत्येक स्वर का एक चिन्ह होता है। इन चिन्हों को व्यंजन के साथ लगाया जाता है, इन्हें मात्रा चिन्ह कहते हैं। ठीक है, जो स्वर होते हैं उनका कोई ना कोई चिन्ह होता है, और जब हम इन्हें व्यंजन के साथ जोड़ देते हैं तो ये क्या कहलाने लगता है, मात्रा चिन्ह कहलाने लगते हैं। जैसे देखिए स्वरों की मात्राएं, पहले हमको आ दिया है, आ की कोई मात्रा नहीं होती। ठीक है, लेकिन ये हर शब्द के साथ जुड़ता है। ठीक है, हर वर्ण के साथ जुड़ता है, लेकिन जब हम इसमें कोई भी वर्ण में हलंत लगा देते हैं तो उससे आ हट जाता है। अब देखिए आ व्यंजन के बाद लगता है, ई व्यंजन से पहले बड़ी व्यंजन के बाद छोटा ऊ व्यंजन के नीचे, बड़ा ऊ व्यंजन के नीचे लगता है, क्रावी व्यंजन के नीचे लगती है, ए की मात्रा ऊपर लगती है, ऐ की मात्रा भी ऊपर लगती है, ऊ की मात्रा व्यंजन के बाद लगती है, और औ की मात्रा भी व्यंजन के बाद लगती है। तो हम इनको कैसे पढ़ते हैं, क छोटा
क। फिर का में आ की मात्रा का में छोटी की मात्रा की, का में बड़ी की मात्रा की, का में छोटाऊ की मात्रा कु, का में बड़ाऊ की मात्रा कु, का में रेड की मात्रा कुर, का में ए की मात्रा की, का में ए की मात्रा कई, का में ओ की मात्रा को, का में औ की मात्रा कऊ। इस तरीके से हम इनको पढ़ते हैं मात्राओं को। अब देखिए संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ और श्र क्या हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। जैसे छ का और शा से मिलके बना है जा, ज्ञ जा और रिंज्ञा से मिलके बना है। इससे क्या शब्द बने? अक्षर, रक्षा। इससे यज्ञ और अज्ञान। त्र किससे मिलके बना है? ता और रा से। ये क्या हो गया? त्रिनेत्र और त्रिशूल। श्रा और रा से मिलके बना है आश्रम और परिश्रम। रा वर्ण के विभिन्न रूप देखिए। रा वर्ण को विभिन्न रूपों में लिखा जाता है। जैसे र और अ क्या हो जाएगा? रहमत, राज, रात्रि, रथ। लेकिन जब हम इसको पदेन मात्रा के रूप में लिखते हैं तो कैसा हो जाता है ये? उम्र, विप्र, प्रभु, प्रण। ये कहाँ लग जाती है? नीचे लग जाती है। फिर जब हम इसको रेफ के रूप में लिखते हैं तो ये शब्द के ऊपर लग जाती है। शर्म, धर्म, पूर्ण, शर्व। अब देखिए पदेन मात्रा ये हलंत के साथ यूज़ करेंगे हम। कैसा लगेगा? ट्रेन, ट्रक, राष्ट्र, ड्राइवर। नुक्ता चिन्ह कुछ वर्णों के नीचे बिंदी लगाई जाती है। जैसे ज और फ आदि वर्णों के नीचे लगने वाली बिंदी नुक्ता चिन्ह कहलाते हैं। इन वर्णों का प्रयोग अरबी, फारसी आदि भाषाओं के शब्दों में होता है। इनका उच्चारण ज और फ आदि से भिन्न है। जैसे गाजर, सब्जी, सजा आदि। हल चिन्ह जब किसी व्यंजन को बिना स्वर के लिखना हो तब वह हल चिन्ह या हलंत का प्रयोग किया जाता है। जैसे गद्दी, चट्टान, हड्डी आदि। तो इसमें क्या होता है? ये आधा वर्ण कहलाने लगता है। ठीक है। अब देखिए वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा की वर्णमाला स्वरों एवं व्यंजनों के मिलने से बनी है। तो वर्णमाला क्या होते हैं? स्वरों और व्यंजन की व्यवस्थित समूह। जब स्वर और व्यंजन हम सही क्रम में लिखते हैं तो वो क्या कहलाने लगती है? वर्णमाला कहलाने लगती है। अब देखिए शब्द। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे घ और र। घ और र मिलके क्या बन गया? घर मिल गया। फिर प, ह, ड़ पहाड़ मिलके ये क्या बन गया? पहाड़। शे और र मिलके क्या बन गया? शेर। तो जब हमने इनको सही क्रम में लिखा तो इससे कोई ना कोई शब्द बना। घर, पहाड़, शेर। ठीक है। ये विभिन्न वर्णों के मेल से बने हैं। प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है। फिर वाक्य। सार्थक शब्दों के मेल से वाक्य का निर्माण होता है। वाक्य के निर्माण के लिए शब्दों को सही क्रम में जोड़ना पड़ता है। जैसे मोहिता नाचती है, सुनील पढ़ता है। दो अलग अलग वाक्य हैं, पर जब हम इनको गलत तरीके से लिखते हैं नाचती मोहिता, पढ़ता सुनील है, ये दोनों वाक्य नहीं हैं क्योंकि इनमें शब्दों का क्रम सही नहीं है। ठीक है। तो जब हम शब्दों का सही क्रम बनाते हैं तभी क्या होता है? वाक्य बनता है। और अगर हम शब्दों का सही क्रम नहीं बनाते तो क्या होता है? वो वाक्य नहीं कहलाते हैं। अब हमने पाठ में क्या क्या पढ़ा देखिए। बोलते समय हमारे मुख से निकलने वाली प्रत्येक ध्वनि का प्रायः एक निश्चित अर्थ होता है। हमारे मुँह से जो कोई भी आवाज़ निकलती है उसका एक क्या होता है? निश्चित अर्थ होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। क्या कहलाती है? जो भाषा की सबसे छोटी इकाई वो क्या कहलाती है? ध्वनि। वर्ण के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं? स्वर और व्यंजन होते हैं। ठीक है। और जब हम इनको जोड़ देते हैं, सही क्रम में लिखते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? वर्णमाला बन जाते हैं। आहा विसर्ग को वर्ण के दो बिंदुओं और आहा के रूप में लगाया जाता है। छ, त्र, ज्ञ और श संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो जो विसर्ग होता है वो कहाँ पे लगता है? हमेशा शब्द के बाद में लगता है। और छ, त्र, ज्ञ और श संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमको शब्द दिया है। का में छुटी की मात्रा की, ता में आ की मात्रा त और बछोटा बा। तो ये क्या हो जाएगा? किताब। फिर चा में छुटाव की मात्रा चू, हा में छुटी की मात्रा ही और या में आ की मात्रा या। तो क्या हो जाएगा? चूहिया। फिर खा में छुटी की मात्रा खी, ला में आ की मात्रा ला और अड़ा में बड़ी की मात्रा ड़ी। क्या हो जाएगा? खिलाड़ी। फिर
प छोटा पा, शा में छोटा की मात्रा शु, क्या हो जाएगा पशु। दिए गए व्यंजनों को जोड़कर संयुक्त व्यंजन बनाइए और उनसे दो दो शब्द लिखिए। शा और राम मिलके क्या बन जाता है, श्रा बन जाता है। जा और इंग्या मिलके क्या बन जाता है, ज्ञा बन जाता है। ता और रा मिलके क्या बन जाता है, त्रा बन जाता है। का और शा मिलके क्या बन जाता है, छा बन जाता है। तो श्रा से क्या बनाया हमने, आ बड़ा आ, श्रा और माँ क्या बन गया, आश्रम। फिर यहाँ पे क्या बनाया, प छोटा पा, रा में छोटी की मात्रा री, श्रा और म क्या बन गया, परिश्रम। फिर यहाँ पे या से क्या बनाया, या और ज्ञा, यज्ञ क्या हो जाएगा, ये यज्ञ, यज्ञ। फिर यहाँ पे अ छोटा आ, ज्ञा में आ की मात्रा ज्ञा, न छोटा ना, क्या हो जाएगा अज्ञान। यहाँ पे त्रा में छोटी की मात्रा त्रि, ना में की मात्रा ने, त्रा छोटा त्र, क्या हो जाएगा त्रिनेत्र। ठीक है, ये क्या बन जाएगा त्रिनेत्र। फिर यहाँ पे त्रा में छोटी की मात्रा त्रि, शा में बड़ा की मात्रा शू, ल छोटा ला, क्या बन जाएगा त्रिशूल। फिर यहाँ पे छा से क्या बना, अ छोटा अ, छ छोटा छा, र छोटा रा, अक्षर। यहाँ पे क्या बना, र छोटा रा, छा में आ की मात्रा छा, क्या बन गया ये रक्षा। अब देखिए दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अनुस्वार व अनुनासिक में क्या अंतर है, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए ये क्या होता है, अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है, इसे वर्ण के ऊपर लगाया जाता है। तो जब हम इसको कैसे हम अम की बिंदी के रूप में भी जान सकते हैं। उदाहरण देखिए, बंदर, हंस, शंख आदि। ठीक है, क्या हो जाएगा, बंदर, हंस, शंख आदि अनुस्वार। जब इन शब्दों को हम बोलते हैं तो क्या होता है, इनका नाक से उच्चारण होता है। सबसे खास बात यही इसका उदाहरण कि हम नाक से इसका उच्चारण करते हैं। और क्या पूछा है हमसे, अनुनासिक। अनुनासिक क्या होते हैं, देखिए इसको हम चंद्र बिंदु के रूप में भी जानते हैं। अनुनासिक का उच्चारण नाक और गले दोनों से किया जाता है, इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं। इसे भी वर्ण के ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, इसका उच्चारण कैसे होता है, नाक और गले से। जब हम कोई शब्द बोलते हैं तो वो नाक और गले से उसका उच्चारण होता है, वो आवाज़ नाक और गले से निकलती है, जैसे चांद, गाँव, पाँच आदि। ठीक है, अब देखिए स्वर व व्यंजनों में क्या अंतर है। स्वर व व्यंजन लिखिए। स्वर जो वर्ण बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता से बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। पर व्यंजन क्या कहलाते हैं, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर 2 था, ध्वनि और वर्ण विचार। तो आपको ये पूरा पढ़ना है और इसकी जो एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट करना है। ओके बच्चों।